सुपरमार्केट को ट्रैफिक की जरूरत होती है। भले ही मेहमान सिर्फ शॉपिंग कर रहे हों और खर्च न कर रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सिर्फ एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, और यह पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये अंकल अलग हैं। अगर कोई टक्कर होती है तो इसकी जिम्मेदारी सुपरमार्केट की होगी। जब समय आएगा तो उसके मैनेजर को अपना सामान पैक करके जाना होगा। सीधे दूर चला जाइए। अगर किसी ने उसकी फोटो खींचकर डोविन पर पोस्ट कर दी तो यह और भी बुरा होगा। वह अपनी नौकरी खो देगी और इंटरनेट उसका रेप कर देगा। इसे कैसे करना है? अंकल किन एयर कंडीशन चालू करके फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, लाओ ये। बूढ़े किन, तुमने मुझे बुलाने का क्यों सोचा? अंकल किन ने मूंगफली चबाते हुए कहा। हाँ, मैं आज एक जवान आदमी से मिला, अंदाजा लगाओ क्या? जल्दी करो, चालाक मत बनो। उसने जो सूप पकौड़े बनाए हैं वे तुम्हारे पकौड़ों से बेहतर हैं। हाँ, लाओ किन, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी कारीगरी के लालची हो? मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? यह एक अच्छा विचार है। अंकल किन ने अपनी दाढ़ी बनाई। अरे, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है ना? मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? अरे यार, तुम मुझे पहले भी ऐसे बेवकूफ बनाते रहे हो। कोई बात नहीं, मैं फोन रखता हूं। आज विदेशी मेहमानों की टेबल है और ऊपर वाले इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया है। मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी सरकारी दावत नहीं खाई है। बीप बीप। फोन रख दिया। यह बदबूदार बूढ़ा आदमी। अंकल किन ने गुस्से में अपना फोन नीचे रख दिया। मैनेजर वांग मुस्कुराते हुए पास आए। मास्टर, इनाम जीतने पर बधाई। आप हमारे सुपरमार्केट के वे ग्राहक हैं। अब आप हाई क्वालिटी चाय और केक का स्वाद मुफ्त में ले सकते हैं, और आप दोस्तों को भी ला सकते हैं अनलिमिटेड संख्या में। अंकल किन ने खुश होकर कहा। क्या कोई ऐसी अच्छी चीज है? वहां कुछ हैं। मैनेजर सबसे आगे चल रहा है, उसके पीछे कुछ बूढ़े लोग हैं। शेन ही सुपरमार्केट में घुसे ही थे कि उन्होंने यह तस्वीर देखी। मास्टर किन, आप यहाँ क्यों हैं? अंकल किन मुस्कुराए और बोले, क्या यह मैनेजर शेन नहीं है? यह एक इत्तेफाक है। दूसरे चाचाओं ने भी एक दूसरे को नमस्ते किया। शॉप मैनेजर शेन, दोपहर में स्टोर कितने बजे खुलता है? सूप डम्पलिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। हाँ, जब तुम इसका जिक्र करते हो तो मेरी लार बहने लगती है। शेन यी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक। क्या स्टोर मैनेजर शेन शॉपिंग कर रहे हैं? मैं इस सुपरमार्केट को अच्छी तरह जानता हूँ, बूढ़े आदमी। चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। शेन यी ने कहा। मैं एक डिशवॉशर खरीदूंगा, नहीं तो मैं बहुत व्यस्त हो जाऊंगा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला, शॉप मैनेजर शेन, मेरे पास घर पर भी एक है। यह बहुत अच्छा काम करता है। यह दूसरी मंजिल पर है। मैं आपको वहां ले चलूंगा। शेन यी मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद अंकल। आपका स्वागत है मैनेजर। आपका हाथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, यह महंगा है। आप बर्तन कैसे धो सकते हैं? मैनेजर वांग ने चुपके से देखा। यह युवक इन अंकल के बीच काफी लोकप्रिय है। शायद यह बूढ़े आदमी का संकट वह हल कर सकता है। यह सोचकर वह जल्दी से आगे बढ़ा। शेन यी को एक तरफ खींच लिया। भाई, दुनिया को बचाओ। शेन यी कंफ्यूजड दिखी। क्या हुआ? कुछ बातचीत के बाद शेन यी को इसके बारे में पता चल गया। स्टोर मैनेजर शेन यी को बूढ़े लोगों को ले जाने के लिए छूट का उपयोग करना चाहता है। शेन यी एक कदम पीछे हटी, दूरी बढ़ाई और हल्के से कहा, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती और मुझे तुम लोगों को जाने देने का अधिकार नहीं है। मैनेजर वांग जल्दी में थे। क्या यह की छूट है? कृपया मेरी मदद करें। शेन यी ने अपना सिर हिलाया। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर, आपने जो कहा, क्या वह मायने रखता है? अंकल किन मुस्कुराते हुए पास आए। उनके कान बहुत अच्छे हैं। अचानक बातचीत सुन ली। शेन यी को संतोष से देखते हुए, यह युवक वाकई अच्छा है, लेकिन अफसोस है कि उसकी पोती शादीशुदा है, वरना। मैनेजर वांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन वह बहुत मोटा था और मुस्कुराते हुए बोला, यह मायने रखता है। कोई बात नहीं, आप मैनेजर शेन को डिस्काउंट दे दीजिए और हम फिर यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ एक से ज्यादा सुपरमार्केट हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो आप बस भी ले सकते हैं। मैनेजर वांग ने कुछ देर सोचा, फिर जोर से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। शेन यी ने जल्दी से कहा, अंकल किन, यह गलत है। अंकल किन ने अपनी छाती थपथपाई। यह बहुत अच्छा है मैनेजर शेन, बाद में कुछ बेहतर चुनेंगे। शेन यी ने कुछ देर सोचा, लेकिन मना नहीं किया। धन्यवाद, दिल गर्म है। थैंक यू। मुझे आपको थैंक यू बोलना है, बूढ़े आदमी। यह लगभग जमीन में दब गया है
और मैं अभी भी इतने टेस्टी सूप डम्पलिंग खा सकता हूँ। अंकल किन, आपका शरीर अभी भी मजबूत है और आप निश्चित रूप से लंबी उम्र जिएंगे। खैर, मैं तो पहले से ही 95 साल का हूँ। चैप्टर 15। योयो ने बच्चे को इतना पीटा कि वह रो पड़ा। सीन थोड़ा अजीब था। शेन यी ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अंकल किन, मुझे सच में पता नहीं था कि आप पहले से ही 95 साल के हैं, लेकिन आप अभी भी 60 के लगते हैं। क्या तुम इसे नहीं देख सकते? अंकल किन बहुत खुश थे, बगल में खड़े बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए। क्या आपको लगता है कि मैं इन बूढ़े लोगों को घुमाने ले जा रहा हूं? असल में मैं बच्चों को घुमाने ले जा रहा हूं, यह सच है। 95 साल की उम्र में 60 और 70 साल के बूढ़े लोगों के ग्रुप को लाना क्या बच्चों को लाने जैसा नहीं है? शेन यी न तो हंस पा रही थी और न ही रो पा रही थी। यह अंकल किन बहुत मजेदार है। मैनेजर वांग ने जल्दी से कहा, भाई तुम डिशवॉशर खरीदना चाहते हो, है ना? चलो पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। शेन यी, हाँ, मैं अंकल किन के साथ जाऊंगी। अंकल किन ने हाथ हिलाया। जाओ जाओ, दूसरी मंजिल पर किचन सप्लाई एरिया में आइए। अगर आप इसे नहीं खरीदते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपको झटका लगेगा। पता चला कि डिशवॉशर बहुत महंगे हैं और सस्ते वाले लगभग 3000 के हैं। हालांकि मैनेजर वांग को थोड़ा दुख है, फिर भी वह 1 या 2 ऑर्डर के डिस्काउंट के बारे में फैसला ले सकते हैं। बात बस इतनी है कि रिपोर्ट लिखना जरूरी है, लेकिन यह नौकरी खोने से कहीं बेहतर है। भाई, क्या यह घर के इस्तेमाल के लिए है या बिजनेस के लिए? व्यावसायिक? यह कैसे है? मैनेजर वांग ने परिचय देना शुरू किया। कुछ तुलना करने के बाद शेन यी ने 8000 ड्रैगन कॉइन की कीमत वाला एक कमर्शियल डिशवॉशर खरीदने का फैसला किया, जिसे मेडी ने बनाया था। यह एक बार में 40 बर्तन, दर्जनों चॉपस्टिक और किचन के बर्तनों का एक सेट धो सकता है। सफाई, सुखाने, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के काम पूरे हो गए हैं। एक बार धोने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, जो बहुत आसान है और समय भी बचाता है। छूट के बाद 2400 ड्रैगन सिक्के। इसे इंस्टॉलेशन के लिए आपके घर पर डिलीवर किया जा सकता है। शुरू में इसमें ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन फीस लगती, लेकिन मैनेजर वांग ने इसे माफ कर दिया। फिर शेन यी ने कुछ प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक लंच बॉक्स खरीदे, जो आधे महीने तक चलेंगे। इन्हें सुपरमार्केट से भी डिलीवर किया जाता है। पता छोड़ने के बाद शेन यी दोपहर में स्टीम्ड बन बनाने के लिए जरूरी कुछ सामान खरीदने के लिए किसान बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। समय 9:20 पर आ गया। कृषि बाजार। शेन यी पिछली बार सीधे दुकान पर गया था। बॉस बहुत मोटा है और उसका नाम झू लोडे है, लेकिन उनकी आवाज बहुत प्यारी है और उनकी याददाश्त भी अच्छी है। जो कोई भी उनके स्टॉल पर गया है उसे उनका नाम याद होगा। यही कारण है कि उनका स्टॉल का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। कभी कभी छोटी छोटी बातें जिन पर ध्यान नहीं जाता, वही आपको दूसरों से अलग करती हैं। शेन यी को देखकर झू यूडे मुस्कुराया और बोला, भाई शेन यहाँ है। ये सही नहीं है। भाई शेन, क्या तुमने इसे आज सुबह ही नहीं खरीदा था? इतना सारा मीट, सब्जियां, क्या आपका काम हो गया? शेन यी मुस्कुराया और बोला, बॉस झू, मैं फिर से खरीदने आया हूँ। मुझे 15 कैटी पोर्क, 10 कैटी बीफ, हरी प्याज दो। ठीक है भाई शेन, 1 मिनट रुको। जब झू यूडे मीट काट रहा था तो शेन यी ने पूछा, क्या बॉस झू इसे पहुंचा सकता है? भाई, अगर तुम्हें और चाहिए तो दे सकते हो। मैं इस मात्रा का उपयोग लगभग हर बार दिन में 3 बार करता हूँ। झू यूडे ने एक पल के लिए सोचा, यह एक बड़ी बात है। आप इसे भेज सकते हैं, शेन यी ने कहा। मैं समय को लेकर बहुत सख्त हूँ। इसे सुबह 05:30 बजे और दोपहर में से पहले पहुंचाना होगा। क्या यह ठीक है? भाई शेन, तुम्हारी दुकान कहाँ है? नंबर 14 फुमिन रोड, शेनजी रेस्टोरेंट। झू यूडे ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, यह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मेरी सास को 3 राउंड डिलीवरी करनी है। अगर आपके पास इतनी ज्यादा क्वांटिटी है तो मैं आपके लिए डिलीवरी फीस माफ कर दूंगा। शेन यी मुस्कुराई और बोली, थैंक यू बॉस झू, लेकिन मुझे सबसे अच्छा मीट और सब्जियां चाहिए, इसलिए अगर यह ज्यादा महंगा भी हो तो कोई बात नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बड़े ग्राहक को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर दोनों ने प्रेस्टीज सिग्नल एक्सचेंज किए और भविष्य में पेमेंट करना आसान होगा। शेन यी ईगधे पर सवार होकर चला गया। झू यूडे ने बुदबुदाया, शेनजी रेस्टोरेंट। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने अपना सिर घुमाकर पूछा, हनी, क्या तुम आज सुबह बन खरीदने के लिए उस शेनजी रेस्टोरेंट गए थे? यी रुओलान ने सिर हिलाया, मैंने इसे खरीदा है।
क्या कोई और है? मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ली रुओलान ने अपनी लार निगलते हुए कहा, मैंने खाना खत्म कर दिया है। बंस बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी दुकान का मांस इस्तेमाल किया गया है। जू यूडे चुप हो गए, जैसे उन्हें कोई बिजनेस का मौका समझ आ गया हो। अनजाने में ही शेन की रेस्टोरेंट फुमिन रोड इलाके में मशहूर हो गया है। वापस दुकान पर हमेशा की तरह शेन यी ने आटा गूंधना, प्रूफिंग करना और प्रक्रिया के अनुसार स्टफिंग तैयार करना शुरू कर दिया। दोपहर में खुलने के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद सुपरमार्केट का मीडियम ट्रक दरवाजे के सामने रुका। ड्राइवर चिल्लाया, बॉस, आपने डिशवॉशर खरीदा है ना? शेन यी ने जल्दी से कहा, हाँ, मैंने इसे खरीद लिया है। ठीक है, यह फॉर्म भरें और यहाँ अपना नाम भरें। शेन यी ने बात खत्म की। दो मजबूत आदमी कार से कूदे, डिशवॉशर को घरघराते हुए कार से बाहर निकाला और बड़ी मेहनत से उसे स्टोर में ले गए। हालांकि स्टोर की जगह बड़ी नहीं है, फिर भी किचन में जगह है जो डिशवॉशर के लिए काफी है। 20 मिनट से ज्यादा इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के बाद शेन यी ने सुबह सारा टेबलवेयर धोने के लिए रख दिया। इसका असर बहुत अच्छा है और यह हाथ से धोने से ज्यादा साफ है। इससे समय बचता है। शेन यी ड्राइवर और दो मजबूत आदमियों के लिए ड्रिंक्स खरीदने सुपरमार्केट गई। थैंक यू बॉस, चलो अब चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इस पर 1 साल की रिपेयर छूट है और इसे 7 दिनों के अंदर वापस करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, धीरे चलो। शेन यी कुछ समय के लिए व्यस्त थीं और सामग्री की तैयारी हो गई थी। इसके बाद बंस बनाए गए, जिसमें 10 मिनट लगे और दोनों स्टीमर भर गए। शेन यी ने दुकान की सफाई शुरू कर दी। 10:30। ओह, यह तो साफ है। शेन यी बस बैठकर पानी पीना और आराम करना चाहती थी। फोन बज रहा है। यह टीचर लियू का फोन था। अरे योयो के पापा। योयो का किंडरगार्टन में दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हारे पास आने का टाइम है? शेन यी। मिस लियू, योयो ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूं। कोई बात नहीं, योयो ने ही बच्चे को रुलाया है। योयो के पिता के आने के बाद हम डिटेल्स पर बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी आता हूं। शेन यी ने वैक्सीन पर क्लिक किया और पर्सनल अकाउंट पर क्लिक किया। बैलेंस वॉलेट 1,05,600 पे पैकेज। बैलेंस पैकेज 87,652 काफी होना चाहिए। लड़की, मुझे उम्मीद है कि तुम नरम रहोगी। शेन यी ने तुरंत स्टोर का दरवाजा बंद किया, जल्दी से ट्राम पर चढ़ी और चली गई। इंपीरियल हाईटेक पार्क, एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी का हेडक्वार्टर। सबसे ऊपर की मंजिल पर मीटिंग रूम। बड़ी महोगनी टेबल पर हेडक्वार्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर और अलग अलग ब्रांच के प्रेसिडेंट बैठे थे। एक मैनेजर तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट कर रहा है। मिस्टर, ये ऊपर हमारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। क्या आपके पास अभी भी कोई सवाल है? एक मैनेजर ने मेन सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी को परेशान चेहरे से देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। पिछली तिमाही के मुकाबले परफॉर्मेंस में 0.3 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट आई है। इसका क्या कारण है? यह श्रीमान, ये मैं जांच कर रहा हूं। हम ठीक से जांच नहीं की। तुम यहां किस तरह की मीटिंग के लिए आए हो? नीचे जाओ। हाँ, अचानक किसी का फोन बजा। आज का दिन अच्छा है। पूरे मीटिंग रूम का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया। आखिर किसने फोन म्यूट नहीं किया? ओह, मैं प्रेसिडेंट ये हूं। वह ठीक है। ये जियांगनान ने बिना किसी भाव के फोन का जवाब दिया। डैड जिचेंग को किंडरगार्टन में पीटा गया था। टीचर ने मुझे बुलाया है। आपको जाकर देखना चाहिए। तुम्हारा अपना बेटा, तुम क्यों नहीं जाते? अरे डैड, जिचेंग आपका पोता है। मैगी और मैं शियाबेई में छुट्टी पर हैं, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। चलो इस पर कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूं। पिताजी, छोटी बहन शाही राजधानी लौट आई है। ये जियांगनान के होंठ कांप रहे थे। उसने मुझे फोन नंबर भेजा था। वह शहर। मैं अपने पोते का ख्याल खुद रखूंगा। तुम अपनी छुट्टियों पर जाओ। ठीक है, मैं अब जा रहा हूं। फोन नंबर ने तुम्हें इजाजत दी है। चैप्टर 16 इस बार एक आपको जरूर नीचे ले जाएगा। गुआंगान रिहायशी इलाका। कमरा 5, 304वीं मंजिल, बिल्डिंग बी। दादा, एक खूबसूरत औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर हल्के और फुर्ती से टैप कर रही थीं। खाने के बारे में एक कॉपी के बारे में सोचते हुए वह भौंचक्की रह गई। ये यिरू एक टिपिकल जियांगनान ब्यूटी है। गुलाबी चेहरे और पीच जैसे गालों, नाजुक नैनंश के साथ। जब आप अपने गुलाबी होंठ काटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अपना दिल काट रहे हैं।
त्वचा जेड की तरह सफेद और कोमल है और फिगर और भी सुंदर है। कोई भी आदमी इसे देखकर इमोशन हुए बिना नहीं रह सकता। शॉर्ट्स के खुले हिस्से से दो सफेद, मुलायम और पतली जांघें बाहर निकली हुई थीं और पिंडलियां एक लय में बिस्तर पर लात मार रही थीं। नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, ये यिरू ने अपना सिर तकिए में दबा लिया और आगे पीछे रगड़ते हुए कराहने जैसी आवाज निकाली। वह कल ही शाही राजधानी लौटी हैं और जिस मोटिवेशन ने उसे वापस खींचा वह एक आदमी का पोस्ट किया हुआ दोस्तों का ग्रुप था। इस आदमी का अभी अभी तलाक हुआ है और उसके पास अभी भी एक प्यारा सा 5 साल का बच्चा है। शेन यी, हाँ, यह अगला है। ये यिरू उस समय इतनी उत्साहित थी कि उसने उसे थम्स अप भी दिया, लेकिन मुझे हमेशा थोड़ी खुशी महसूस होती थी, इसलिए मैंने इसे फिर से कैंसिल कर दिया। फिर मैंने तुरंत शाही राजधानी वापस जाने के लिए टिकट बुक कर लिया। पिछले कुछ सालों में उसके और उसके पिता के बीच झगड़े हुए, इसलिए उसने शाही राजधानी छोड़ दी, पूरे देश में घूमी, खाने के कई वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इसे दोवीन पर एक मशहूर फूड ब्लॉगर माना जा सकता है। शेन यी, हमें एक दूसरे से मिले हुए 6 साल हो गए हैं। अगर ग्रेजुएशन की रात शेन यी और जियांग रुओयुन का एक्सीडेंट न हुआ होता तो शायद वह अपने प्यार का इजहार करने में कामयाब हो जाती। इस बार मुझे तुम्हें नीचे गिराना ही होगा, ये यिरू ने अपना मन बना लिया। बेटी होने के बारे में क्या ख्याल है? उसे अपना माना जा सकता है। शेन यी का बच्चा उसका बच्चा है और शेन यी अक्सर मोमेंट्स में यूयू की प्यारी तस्वीरें पोस्ट करती हैं। सच कहूं तो वह बहुत भावुक हो गई थी। आपको 10 महीने तक प्रेग्नेंट रहने और तकलीफदेह डिलीवरी से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एक अच्छे व्यवहार वाली और प्यारी बेटी पा सकती हैं। यह बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना? वह इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है कि शेन यी कहाँ है, इसलिए उसे ठीक ठीक पता है कि वह कहाँ है। लेकिन सीधे दरवाजे पर जाओ। मुझे हमेशा थोड़ा जानबूझकर महसूस होता है। क्या उसके लिए शेन यी से अचानक मिलने का कोई अच्छा तरीका है? अचानक फोन की घंटी बजी। ये यिरू ने उसे उठाया और देखा, वह एक अनजान नंबर था। हैंग अप पर क्लिक करें। फोन पर ये जियांगनान का चेहरा काला पड़ गया। सभी सबॉर्डिनेट बटेर की तरह थे, सिर सिकोड़ रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पहले मीटिंग टाल देते हैं, हर डिपार्टमेंट फिर से मटेरियल वेरीफाई करेगा और कल एक और रिपोर्ट मीटिंग करेगा। मीटिंग रूम जल्दी ही खाली हो गया। ये जियांगनान ने फोन उठाया और फिर से चलाया। माफ करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह खाली है। लियू, मैं आ रहा हूं। दरवाजे के बाहर खड़ा पुरुष सेक्रेटरी तेजी से अंदर आया। मुझे अपना फोन दो। ये लीजिए प्रेसिडेंट। ये जियांगनान ने गहरी सांस ली और इसे फिर से बजाया। इस बार यह कनेक्टेड था। नमस्ते यिरू, अभी फोन मत रखना। ये जियांगनान ने अपनी भौहें रगड़ी और सेक्रेटरी लियू को बाहर जाने के लिए इशारा किया। तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे पता? क्या मेरे भाई ने इसे लीक कर दिया? ये शियांगनान ने 2 बार खांसते हुए कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि चलो अच्छी तरह से बात करते हैं और पिता और बेटी के बीच के रिश्ते को ठीक करते हैं। उनमें से कोई भी नहीं बोला। कुछ समय बाद, अरे लड़की, पापा अब तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, वापस आ जाओ, पापा तुम्हें मिस करते हैं। ये जियांगनान की आवाज भारी थी। यह अब उतना दबंग और मुश्किल नहीं है जितना पहले 10,000 लोगों के कांग्रेस एंटरप्राइज को लीड करना हुआ करता था, बल्कि यह एक अकेले बूढ़े आदमी जैसा है जो परिवार का प्यार चाहता है। फोन पर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। अच्छा है, आज रात डिनर के लिए घर आओगे? ये शियांगनान ने राहत की सांस ली, थोड़ा उत्साहित होकर। मैं मास्टर वांग को बुलाने के लिए किसी को भेजूंगी। आपको उनकी डिश सबसे ज्यादा पसंद है, याद है? याद है पापा, और क्या है? तभी ये शियांगनान को अपने पोते की याद आई और उसने कहा, वैसे तुम्हारे भतीजे को किंडरगार्टन में पीटा गया था। यिरू, तुम जाकर देखो कि क्या हो रहा है। जिचेंग को पीटा गया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मैंने शियाओ लियू को तुम्हें लेने के लिए कहा था, वह मेरी सेक्रेटरी है। तुम अभी कहाँ हो? आप उसे चेंगहुआ रोड पर शिनोडेंग होटल के एंट्रेंस पर मेरा इंतजार करने के लिए कहें। अच्छा है। फोन कट जाता है। लियू, मैं आ रहा हूं। बालवाड़ी टीचर के ऑफिस में टीचर लियू के सामने योयो खड़ी थी, जो एक प्यारी और सुंदर लड़की थी और थोड़ी गोलमटोल भी थी। छोटा फैटी अभी भी रो रहा था, छटपटा रहा था। जियाओ झेंगताई की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रोने पर अड़ा रहा। योयो ने अपना सिर नीचे किया और अपने छोटे पैरों को देखा।
टीचर लियू नीचे बैठ गए और धीरे से कहा, यूयू क्या तुम टीचर को बता सकते हो कि क्या हुआ? उसने मेरा बन छीन लिया। योयो ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। समय उस समय का है जब योयो पहली बार किंडरगार्टन में आई थी। टीचर लियू योयो को क्लासरूम में ले आए। फिर वह पोडियम पर गए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बच्चों अपना होमवर्क जमा करो, लाइन में लग जाओ और एक एक करके आओ, लंबा चारों ओर देखो। दूसरे बच्चों ने अपने स्कूल बैग में रखी होमवर्क की किताबें निकाली और एक एक करके उन्हें दे दिया। अब योयो की बारी है। योयो तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? योयो ने काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाई और आखिरकार अपना थर्मल लंच बॉक्स निकाल लिया। क्रिस्पली ने कहा, मिस्टर लियू यह मेरा होमवर्क है। टीचर लियू ने अजीब भाव से इसे खोला। पता चला कि ये 5 स्टीम्ड बन थे। ग्रेवी से आटा खराब हो गया था और अभी भी भाप निकल रही थी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और यह देखने में भी अच्छा लग रहा था। टीचर लियू को अचानक एहसास हुआ, ओह योयो, टीचर समझ गए कि तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्हारी डायरी में पापा के साथ ये बन बनाने के बारे में लिखा है। इन्हें कागज पर लिखने से अच्छा है कि तुम खुद बना लो, है ना? हाँ गुरुजी। योयो बहुत बढ़िया है। क्या यह योयो का अपना आइडिया है? योयो ने इसके बारे में सोचा। यह सच है कि मैंने स्टीम स्टफ्ड बंस खाने का प्रस्ताव रखा था और फिर मैं उन्हें पैक करके यहाँ ले आया। फिर उसने भारी आवाज में सिर हिलाया। हाँ, योयो ने ही यह सोचा था। चलो टीचर तुम्हें एक छोटा लाल फूल इनाम में देंगे। थैंक यू टीचर। और योयो टीचर को खाने के लिए स्टीम स्टफ्ड बन भी भेजेगा। तो फिर आपका स्वागत है टीचर। ये किस तरह के बन हैं? योयो ने इंसुलेटेड लंच बॉक्स की ओर इशारा किया। यह बीफ बन है, यह पोर्क बन है और यह लीक एग बन है। तो टीचर क्या मुझे बीफ बन मिल सकता है? योयो ने सिर हिलाया। हाँ टीचर लियू को उम्मीद नहीं थी कि बंस इतने स्वादिष्ट होंगे। यह कदम बच्चों के साथ दूरी कम करने के लिए भी है। लेकिन एक बार काटने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। और यह बहुत गलत था, बहुत गलत। यह बन बहुत स्वादिष्ट है। टीचर लियू की आंखें चमक उठीं। उन्होंने इसे 2-3 निवाले में खा लिया, फिर बचे हुए बंस को देखा, निगल लिया और आखिर में रोक लिया। एक बच्चे की स्टीम स्टफ्ड बन छीनना, आपका क्या मतलब है? टीचर क्या ये बन दूसरे बच्चों को दिए जा सकते हैं? टीचर लियू ने सिर हिलाया। हाँ, असल में वह कहना चाहती थी टीचर को यह सब खाने दो, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता। सही, आप पापा योयो से संपर्क कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या मैं कुछ स्टीम स्टफ्ड बन बनाकर कल भेज सकता हूं। वह कोई भी कीमत देने को तैयार है। किंडरगार्टन की रोजमर्रा की जिंदगी असल में खेलना है। अलग अलग छोटे छोटे गेम खेलें, पिनियन, आसान जोड़ घटाना, कुछ इंग्लिश शब्द वगैरह सीखें और शुक्रवार दोपहर को पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें। योयो कुछ बच्चों को साथ में घर खेलने के लिए खींचती है, लेकिन इस बार वह पिता नहीं बनेगी, वह स्टोर मैनेजर बनेगी। शियाओदुओ शियाओया, तुम मुझे स्टोर मैनेजर योयो कहना चाहते हो, क्या तुम समझे? समझ गया योयो। ठीक है, चलो अब बन बेचना शुरू करते हैं। कोने में एक प्यारी और सुंदर लड़की, जिसे लीफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है, परियों की कहानियों की किताब पढ़ते हुए चुपके से योयो को देख रही थी। अति सुंदर। चैप्टर 17। क्या मैं आपके स्टोर में काम कर सकता हूँ? शियाओडुओ ने कहा। योयो, क्या हमारे बन प्लास्टिसिन से बने हैं? योयो का चेहरा गंभीर है, लेकिन वह बहुत प्यारी है। मुझे मैनेजर योयो कहो। शॉप मैनेजर योयो। योयो ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर अपना इंसुलेटेड लंच बॉक्स निकाला। हमारे पास असली बंस हैं। जियाओडुओ के पास आओ, तुम उन्हें मेरे साथ खरीद सकते हो और फिर मैं तुम्हें बंस दूंगा। जियाओडुओ ने एक मेपल का पत्ता पकड़ा। मैनेजर योयो, मैं एक बन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, बस एक सेकंड। यह वाक्य योयो ने शेन यी से सीखा है। एक बन दे दो। जियाओडुओ ने खाना शुरू किया। वाह योयो, यह बन बहुत स्वादिष्ट है। योयो का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। यह मेरे पिता द्वारा बनाया गया बन है। शियाओडू ने प्यार से देखा। तुम्हारे पिता कमाल के हैं। इसका स्वाद मेरे शेफ के शेफ से भी बेहतर है। बावर्ची। जियाओडुओ का स्वादिष्ट खाना देखकर जियाओया का भी उसे खाने का मन हुआ। उसने एक मेपल का पत्ता निकाला और एक स्टीम स्टफ्ड बन भी खरीदना चाहा। तुम क्या खा रहे हो? मैं भी खाना चाहता हूँ। एक छोटा मोटा आदमी उससे टकरा गया और शियाओया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। योयो थोड़ा गुस्से में था। दाजुआंग, तुम क्या कर रहे हो? जब दाजुआंग ने स्टीम स्टफ्ड बन देखा तो उसे तुरंत लालच आ गया। मुझे स्टीम स्टफ्ड बन दो, मैं इसे खाना चाहता हूँ। योयो ने सिकुड़कर इंसुलेटेड लंच बॉक्स को बचाते हुए कहा, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। तुम जियाओया से माफी मांगो। दाजुआंग को अचानक गुस्सा आ गया। वह घर पर बदमाश है, सबको उसकी बात सुननी चाहिए।
इसे लाओ। दा जुआंग ने योयो के सिर पर मुक्का मारा। योयो ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक दर्द नहीं हुआ। अपनी आंखें खोलो। ये जिचेंग अपनी नाक पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। इस समय योयो को कार्टून का सीन याद आया। हीरो को बचाने के लिए पार्टनर ने विलेन के हमले को रोका और खुद को कुर्बान कर दिया। मेरे पिता द्वारा मुझे ताइक्वांडो सिखाने की याद जल्दी ही साफ हो गई। शेन यी की इमेज एक मास्टर की है। योयो, तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना है और अपने शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भरोसा करते हुए एक पंच मारना है। ठीक है पिताजी। लोहे के हाथ से वार करो। टीचर, मेरा काम हो गया। टीचर लियू ने पूछा। शियाओदुओ, शियाओया, जिचेंग, क्या ऐसा है? जियाओडुओ और जियाओया दोनों ने सिर हिलाया। टीचर लियू थोड़ा उदास थे। दा जुआंग की पर्सनैलिटी खराब है और उसे यह बात पहले ही पता चल गई थी। जो आप चाहते हैं उसे सीधे पकड़े और अगर वह आपको न मिले तो किसी को पीट भी दें। हालांकि उसे सजा पाने का कोई अधिकार नहीं है। पेरेंट्स को सिर्फ बातचीत करने और इससे निपटने के लिए बताया जा सकता है। यह सोचकर टीचर लियू को काफी सिरदर्द होने लगा। जो परिवार यहाँ किंडरगार्टन जा सकते हैं वे या तो अमीर हैं या महंगे हैं। दा जुआंग के पिता एक लोकल तानाशाह थे जिन्होंने सुअर पालना शुरू कर दिया था और उनका गुस्सा और भी ज्यादा गुस्सैल था। सोने की चेन और टैटू के साथ वह एक गैंगस्टर जैसा दिखता है। अरे क्या मुसीबत है! इस समय शेन यी किंडरगार्टन की ओर दौड़ी। टीचर लियू दौड़कर दरवाजे पर आए और शेन यी को अंदर ले गए। योयो को देखते ही शेन यी सबसे पहले नीचे बैठ गया और ध्यान से देखा। योयो, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? योयो ने अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा, पिताजी, मैं मुसीबत में पड़ गई। क्या आप योयो को नापसंद करते हैं? शेन यी के आने से पहले योयो काफी मजबूत थी, लेकिन जब मैंने अपने पिता को देखा तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। शेन यी ने योयो के माथे को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? डरो मत योयो, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफी मांगनी चाहिए और हमें पैसे गंवाने चाहिए, लेकिन अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है। शेन यी खड़ा हुआ, उसकी मुस्कान गायब हो गई। पिता को धमकाना आसान नहीं है। टीचर लियू खाली नजरों से देखते रहे। बहुत बहुत सुंदर, कितना घमंडी, दिल बहुत तेजी से धड़कता है। नहीं नहीं, मेरा पति है और मेरा बेटा हाई स्कूल में है। पिता योयो ने इस बार कुछ भी गलत नहीं किया, यह दाजुआंग है। टीचर लियू शर्मा गईं और जल्दी से कहानी सुना दी। शेन यी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, धन्यवाद मिस्टर लियू, मैं आगे का काम देख लूंगी। टीचर लियू मन ही मन हैरान थे। आप बहुत लकी हैं कि आपके पिता पहाड़ जितने ऊंचे हैं। दा जुआंग के पिता नहीं आए, ये येरू पहले आ गया। एक मर्सिडीज बेंज में बैक S650 धीरे धीरे किंडरगार्टन में आई। जब गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंस प्लेट देखी तो वह तुरंत सैल्यूट करने के लिए बाहर भागा। आपको पता होगा कि जब वह ट्रैवल करता है तो अक्सर टीचर और पेरेंट्स को देखता है, लेकिन वह कोई पक्षी नहीं है। लेकिन यह अलग है। डायरेक्टर ने खुद फोन करके समझाया। उनका लहजा बहुत गंभीर था, जैसे उनके अपने पिता आ रहे हों। बड़े आदमी, एकदम बड़ा शॉट मिस, आप पहले क्लासरूम में जाइए, मैं कार पार्क कर दूंगा और बाद में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफ करना। शियाओ लियू, कहाँ है मिस? आपका स्वागत है, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। काश मैं मिस्टर ये से दूर रह पाता। बॉस, ये बहुत गुस्सैल है। कक्षा में ये येरू ने अपने छोटे भतीजे को देखा और हाथ हिलाया। जिचेंग, आंटी के पास आओ। चाची, ये जिचेंग दौड़कर आया और ये येरू ने उसे कुछ देर तक अपनी बाहों में सहारा दिया। ये येरू ने आवाज सुनी और तुरंत वहीं डर के मारे वहीं बैठ गया। शेन यी, आह, कैसे करें? मैं बिना मेकअप के बाहर जाती हूँ, यह खत्म हो गया। शेन यी मुस्कुराई और बोली, येरो, यह सच में तुम हो? बहुत समय हो गया मिलते हुए। ये येरो जल्दी से शांत हो गया। शेन यी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। योयो, मेरा नाम सिस्टर ये है। नमस्ते बहन ये। हाँ योयो। शेन यी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। दोनों बस एक दूसरे से मिलना चाहते थे। TMD, मेरे बेटे को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? एक हट्टा कट्टा और मजबूत आदमी अंदर आया। उसके कंधों पर सोने की एक बड़ी चेन और ड्रैगन का टैटू था। पहली नजर में इससे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। शेन यी आगे बढ़े और हल्के से कहा, आप दा जुआंग के माता पिता हैं, आइए पहले बैठकर बात करते हैं। वांग डारोंग ने जमीन पर थूका, तुम कौन हो टीएम? क्या तुम मुझसे बात करने के लायक हो? क्या तुम जानते हो कि मेरे पास कितना पैसा है?
मानो या न मानो, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। वांग दारोंग, क्या आप बहुत शानदार हैं। सेक्रेटरी लियू उदास चेहरे के साथ अंदर आए। वांग दारोंग ने अपना सिर घुमाया और डांटा, तुम। लाइट स्पीड ने एक चापलूसी भरी मुस्कान दी, अरे सेक्रेटरी लियू, आप यहाँ क्यों हैं? आप किसे खत्म करने जा रहे हैं? वांग दारोंग ने सीधे अपना मुंह हिलाया, ओह आज मेरा मुंह सस्ता है, मेरा मुंह सस्ता है। सेक्रेटरी लियू, आप मुझे बस एक फार्ट की तरह समझते हैं। सेक्रेटरी लियू ने उसे अनदेखा किया और ये यिरू की ओर देखा, लिटिल चचेरे भाई, बाहर जाकर उससे बात करो, मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। सेक्रेटरी लियू ने शेन यी की तरफ देखा, फिर ये यिरू की तरफ पलकें झपकाईं, समझ गया, कजिन, दिलचस्प। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस चाहती हूँ? वांग दारोंग के कंधे को पकड़ते हुए उसने कहा, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। ये यिरू ने शेन यी की ओर देखा। वह आदमी जो कभी उसे पसंद था, आज भी उतना ही आकर्षक है। पिता बनने के बाद बढ़ी हुई मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी ने उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगा। शेन यी, मैं तुम्हारे दोस्तों का सर्कल देख रहा हूँ, क्या तुम और जियांग रुओयुन सच में एक जैसे हो? शेन यी बेबस होकर मुस्कुराई, ठीक है, अगर तुम चले गए, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम दुश्मन बन जाओगे। ये यिरू मन ही मन बहुत खुश थी। तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अब एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। शेन यी को शर्म नहीं आती, किसी भी प्रोफेशन में ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होता। खूब पढ़ाई करो, सबसे अच्छा बनो और अपने दिल पर शर्म करो। ये यिरू ने आह भरते हुए कहा, अरे मेरे पास अभी तो कोई नौकरी भी नहीं है। शेन यी ने शक से पूछा, यीरो, तुम्हारे ग्रेड तब इतने अच्छे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये यिरू ने अपना सिर घुमाया, ओह यह सब पुरानी बात है। असल में मैं अब सेल्फ मीडिया कर रही हूँ और मैं कुछ पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन यह स्टेबल नहीं है। वैसे शेन यी, क्या मैं आपके रेस्टोरेंट में काम करने जा सकता हूँ? ये यिरू अचानक आए इस विचार से हैरान थी, लेकिन शेन यी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने का यह सबसे तेज तरीका है। चैप्टर 18 किंडरगार्टन बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है? शेन यी ने खुद की ओर इशारा किया, थोड़ा अनिश्चित, मेरी दुकान पर आओ। ये यिरू ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। क्या यह संभव है? शेन यी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए काम करते हैं तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं मेहनत से नहीं डरता, मुझे पतला मत देखो, मैं बहुत मजबूत हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, ये यिरू ने अपने बाइसेप्स को दबाया, जो मुश्किल से ही उसके पास थे। शेन यी ने कुछ देर सोचा, लेकिन सीधे तौर पर सहमत नहीं हुई, लेकिन पूछा, क्या आपका वह कजिन आपको नौकरी के बारे में नहीं बता सकता? वेटर को हमेशा बुरा लगता था कि उसने इतनी खूबसूरत औरत को ऐसा करने दिया। ये यिरू ने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा कि यह अच्छा नहीं है। वह यह भी भूल गया, जो लोग फुटाबा किंडरगार्टन जा सकते हैं वे या तो अमीर हैं या महंगे हैं। शाही राजधानी में नौकरी शुरू करने में मदद करना आसान नहीं है। आखिर किसके पास अभी तक कोई कंपनी नहीं है? कैसे करें? अगर मुझे कोई अच्छा कारण नहीं सूझता तो क्या शेन यी को शक होगा कि मेरे इरादे गलत हैं? ये यिरू का दिमाग पागलों की तरह चल रहा था। मेरा अपने पिता के साथ झगड़ा हो गया था। चुपके से उसकी जांघ को जोर से दबाया, दर्द से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बहुत ही सख्त और सख्त आदमी था, जो मुझे बचपन से ही वो काम करने के लिए मजबूर करता था जो मुझे पसंद नहीं थे। अब तो शादी भी, जो जिंदगी भर की खुशी तय करती है, मेरे लिए तय होनी है। मैंने मानने से मना कर दिया, इसलिए मैं भाग गया। उसने मेरा बैंक कार्ड फ्रीज कर दिया और मेरे भाई को आदेश दिया कि वह मेरी मदद न करे, नहीं तो वह उसका कार्ड फ्रीज कर देगा। अगर मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे सिर झुकाकर वापस जाना पड़ता। ये यिरू ने आंखों में आंसू लिए शेन यी को देखा, शेन यी, मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहती जिसे मैं पसंद नहीं करती। उसने यह बात अपने दिल की गहराई से कही, लेकिन वाक्य का दूसरा भाग अभी भी बाकी है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शेन यी किसी औरत को सबसे ज्यादा रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ये रो मत, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मेरी दुकान में वेटर की कमी है। क्या तुम्हें ठीक लगता है? ठीक है, हाँ। बुढ़िया की एक्टिंग स्किल्स सच में बहुत अच्छी हैं। ये यिरू का दिल अचानक उत्साहित हो गया। बैंक कार्ड फ्रीज करें। उसके पिता उसे तकलीफ नहीं देना चाहते थे और चुपके से उसके भाई को हर समय उसकी मदद करने को कहा। जहां तक गर्लफ्रेंड की बात है तो वाकई लोग होते हैं। वह आदमी भी घर से चुपके से निकल जाता था, दिन भर गेम खेलता था और गेम एंकर भी बना रहता था। यह भी सच था कि उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था। यह उसके दादाजी की चुनी हुई गुड़िया रिश्तेदार थी। लेकिन यह कौन सी उम्र है?
अभी भी बच्चा। वह नहीं मानेगी। उसने उस आदमी को देखा है। वह लंबा, सुंदर, अपने करियर में सफल, अच्छी पर्सनैलिटी वाला है और हमेशा धीरे बोलता है। उसका पूरा परिवार संतुष्ट है। लेकिन ये यिरू को यह पसंद नहीं आया। उसके दिल में शेन यी एक ऐसी गांठ है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकती। शेन यी ने कहा, यिरू, मैं तुम्हें ड्रैगन सिक्कों का मासिक वेतन दूंगा, क्या यह स्वीकार्य है? 20,000। ये यिरू थोड़ा उलझन में था। एक वेटर के लिए ड्रैगन सिक्कों का मासिक वेतन। हालांकि बचपन से ही उसे खाने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं रही, लेकिन उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रही। लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि काम मिलना कितना मुश्किल है और अब वेतन कितना कम है। वह एक रूममेट है जो कॉलेज से ग्रेजुएट होकर काम पर चली गई। 5 सोशल इंश्योरेंस और एक हाउसिंग फंड काटने के बाद भी 6,000 बचते हैं और किराया और खाने का खर्च काटने के बाद यह लगभग खत्म हो जाता है। यह अभी भी एक अच्छा मिक्स है। दूसरे को तुरंत नौकरी नहीं मिली, वह अपने होमटाउन वापस चला गया, शादी कर ली और उसके बच्चे हुए। ये यिरू ने अपना सिर हिलाया, यह सैलरी बहुत ज्यादा है और आपके पास अभी भी योयो है। मुझे सिर्फ 8,000 ड्रैगन कॉइन चाहिए। शेन यी के लिए यह पहली बार है जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो वेतन कम करने की पहल कर रहा है। तुरंत मैं न तो हंस सका और न ही रो सका। यिरू, मुझे गलत मत समझो, मेरी दुकान बहुत अच्छा चल रही है। ये यिरू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह शेन यी के चरित्र को अच्छी तरह जानती है। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक छोटा रेस्टोरेंट हर महीने हजारों डॉलर कैसे कमा सकता है? काफी कठिन। के मासिक वेतन के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि शेन यी के आधे से अधिक लाभ का नुकसान होगा। क्या वह अभी भी योयो का समर्थन कर सकती है? ये यिरू ने अपनी आंखें झपकाईं। हम सैलरी के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अपने भतीजे के छोटे से सिर को छूते हुए उन्होंने योयो की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, पहले हमारे सामने जो मामला है उसे सुलझा लें। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ। शेन यी खुद को रोक नहीं पाई और कुछ और नजरें डाली। ये रो 6 साल पहले से बेहतर दिख रही थी। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। ये यिरू का दिल उत्साहित हो गया। ऐसा लगता है कि मेरी बूढ़ी औरत अभी भी जवान है। शेन यी अभी भी मेरे लिए दिलचस्प है। तभी शेन यी को होश आया और उसने शर्म से अपनी नाक रगड़ी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही हूँ। मेरा एक बच्चा है। यिरू के बारे में आपके मन में कोई और विचार नहीं हो सकता। यह एक पुराना क्लासमेट है, एक पुराना क्लासमेट। यह देखकर कि वे दोनों लगभग बातें कर रहे थे, मिस्टर लियू पास आए। मिस, ये बात कुछ ऐसी है। टीचर लियू ने कहानी फिर से सुनाई। यह सुनकर ये यिरू मुस्कुराया और बोला, जिचेंग, आंटी ने कभी नहीं सोचा था कि तुम सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनोगे। चाची। ये जिचेंग शर्मा गया। उसने अपना सिर ये यिरू की गोद में छिपा लिया और बाहर आने से मना कर दिया। ठीक है आंटी, अब तुम्हारे बारे में बात नहीं करेंगी। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? शेन यी भी न हंस सका और न रो सका। उसकी बेटी केवल 5 साल की है और उसका पहले से ही एक प्रेमी है। यूयू, जाओ और भाई जिचेंग को धन्यवाद दो। योयो को तो यह भी नहीं पता कि प्यार क्या होता है। आखिरकार वह केवल 5 साल की बच्ची थी। उसे केवल कार्टून देखना, आइसक्रीम खाना और अपने पिता के साथ समय बिताना पसंद है। जहां तक उनके दिल में लीफ सिटी की स्थिति का सवाल है, वह एक अच्छा आदमी है। आप भविष्य में खुद के साथ घर खेल सकते हैं। लेकिन बस इतना ही। अगर ये जिचेंग को पता चलता तो शायद वह इतना दुखी होता कि उसे खून की उल्टी हो जाती। भाई जिचेंग, धन्यवाद, मैं कल आपके लिए बंस लाऊंगा। ये जिचेंग शर्मा गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब योयो ने उससे बात की। योयो की तरफ देखने से अपना सिर घुमाते हुए, अपनी अलग पर्सनैलिटी बनाए रखते हुए उसने बेपरवाही से कहा, आपका स्वागत है। इस समय वांग डारोंग और सेक्रेटरी लियू अंदर आए। चचेरे भाई, मैंने उससे बातचीत कर ली है। धन्यवाद चचेरे भाई। ये यिरू ने आंखें झपकाईं। यह सेक्रेटरी लियू बहुत स्मार्ट है। जब वह वापस जाएगी तो अपने पिता से सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगी। वांग डारोंग गाली देते हुए और छोटे मोटे आदमी के कान खींचते हुए उसके पास गया। बदबूदार लड़के, जल्दी करो और माफी मांगो। पिताजी, मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? लिटिल फैटी अनिच्छुक लग रहा था और गुस्से से योयो को घूर रहा था। धत तेरे की, जवाब देने की हिम्मत। वांग डारोंग ने सीधे शियाओ पांगडुन के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा। छोटा मोटा घाट अचानक फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वह रोता, वांग डारोंग उतना ही ज्यादा गुस्सा होता जाता और उतना ही ज्यादा सिगरेट पीने लगता। शेन यी ने अपना सिर हिलाया।
और महसूस किया कि उसकी हथेली को किसी छोटे हाथ ने कसकर पकड़ रखा है। क्या हुआ? योयो यूयू ने निगलते हुए शेन यी की ओर देखा। पिताजी, अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो क्या आप मुझे पीटेंगे? शेन यी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिर्फ आइसक्रीम न खाने और कार्टून न देखने की सजा मिलेगी। वह पिताजी, बेहतर होगा कि आप मुझे पीटें। ये यिरू को पिता और बेटी ने चिढ़ाया। उसने अपना मुंह ढक लिया और हल्के से हंस पड़ी। आखिर में जियाओ पांगडुन ने रोते हुए माफी मांगी और वांग दारोंग ने भी टीचर लियू से दूसरी क्लास में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। यह मामला खत्म हो गया है। इसके बाद टीचर लियू शर्माते हुए शेन यी के पास गए। ये यिरू ने सतर्कता से देखा। फादर योयो, आपने जो बन बनाए हैं वे बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप कल योयो को भेजते समय मेरे लिए भी कुछ ला सकते हैं?